स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 5 पर। अध्याय का नाम है गति के नियम और इसके अंतर्गत हम घर्षण विषय पर बात कर रहे हैं। तो घर्षण पर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा घर्षण के नियम। घर्षण किन नियमों का पालन करता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि घर्षण के नियम बड़े व्यवहारिक नियम हैं जो प्रायोगिक अध्ययन से प्राप्त हुए हैं। तो उसके कुछ निष्कर्ष हैं, जब प्रयोग किए गए और उसके कुछ निष्कर्ष निकले तो उन निष्कर्षों को एक नियम के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। उन नियमों को हम घर्षण के नियम कहते हैं। तो कहीं किताब में आपको 3 नियम पढ़ने को मिलेंगे, कहीं 4 पढ़ने को मिलेंगे। वो एक्चुअली बिंदु हैं। मूल रूप से घर्षण के नियम कोई ऐसे नियम या सिद्धांत के रूप में नहीं है। ये एक व्यवहारिक नियम है जो प्रैक्टिकल या प्रयोगों के माध्यम से हमें प्राप्त हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर गति करने का प्रयास करती है तो उनके संपर्क सतह पे समानांतर हमारे द्वारा आरोपित बल के विपरीत दिशा में एक बल क्रियाशील होता है जिसे घर्षण बल कहते हैं। ये आरोपित बल F है और एक बल जो है F वो आरोपित बल के विपरीत दिशा में क्रियाशील होता है। तो हम पहला नियम ये कह सकते हैं कि घर्षण बल जो है वह संपर्क सतह के समानांतर क्रियाशील होता है। ये पहला नियम हम कह सकते हैं। दूसरा नियम क्या होगा? हम दूसरे नियम में कह सकते हैं कि घर्षण हमेशा जिस दिशा में गति को प्राप्त करना चाहती है वस्तु उसके विपरीत दिशा में क्रियाशील होगा। यानी कि ये आपेक्षिक गति के विपरीत दिशा में क्रियाशील होगा। ये दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम हम ये कह सकते हैं कि यदि ये वस्तु का द्रव्यमान सपोज mg है तो सममांगी बलों के संतुलन से ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभिलंब प्रतिक्रिया इस टेबल के द्वारा R प्रदान की जाएगी जो इस mg को संतुलित करेगी। ठीक, तो F इस अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होता है। यानी कि तीसरा नियम हमारा यह कहता है कि F समानुपाती R। अभिलंब प्रतिक्रिया ज़्यादा होगी तो घर्षण का मान भी ज़्यादा होगा, अभिलंब प्रतिक्रिया कम होगी तो घर्षण का मान भी कम होगा। चौथी बात हम ये कह सकते हैं कि घर्षण तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। अगर जैसे हम एक गुटका लें, है ना, वो सपोज घनाभ के आकार का है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग है। तो हम उसको ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, किसी भी प्रकार से रखें तो घर्षण का मान एक समान ही प्राप्त होता है। यानी कि तलों के क्षेत्रफल पर वो निर्भर नहीं करता। क्षेत्रफल अगर ज़्यादा है तब भी उतना ही घर्षण है, कम है तब भी उतना ही घर्षण क्रियाशील होगा। और पांचवी बात ये कही जा सकती है कि यह संपर्क सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि संपर्क सतह यदि रफ है, खुरदरी है तो घर्षण बल का मान ज़्यादा होगा। यदि संपर्क सतह चिकनी है, स्मूथ है तो घर्षण बल का मान कम होगा। तो ये उसकी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। अब आइए अपन लोग इस तीसरे नियम पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो ये F घर्षण बल है, R अभिलंब प्रतिक्रिया है। तो जैसा कि हमने देखा कि घर्षण 2 प्रकार का है। एक तो स्थैतिक घर्षण है, यदि वस्तु स्थिर है तो स्थैतिक घर्षण है, वो भी समानुपाती होगा R से। तो इस समानुपाती के निशान को हटाकर यहाँ पर एक नियतांक जोड़ देते हैं और नियतांक है हमारा μs। इस μs को बोलते हैं घर्षण गुणांक। क्योंकि स्थैतिक है इसलिए स्थैतिक घर्षण गुणांक, ये स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। μs बराबर Fs/R। अर्थात स्थैतिक घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात एक स्थिरांक होता है। उस स्थिरांक को स्थैतिक घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। अब यदि गति में है वस्तु तो उस स्थिति के अंदर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा,
जो घर्षण होगा वो गतिक घर्षण होगा, और गतिक घर्षण भी अभिलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा, यानी कि एफ के बराबर यहाँ पर भी हमारा जो नियतांक होगा वो यहाँ म्यू एस था क्योंकि स्थैतिक था, यहाँ चूँकि काइनेटिक है, गतिक है, इसलिए इसको हमने म्यू के लिखा, म्यू के आर। तो म्यू के का मान क्या हो जाएगा, एफ के बटे आर, और म्यू के क्या चीज़ है, तो हम लिख देंगे कि यह गतिक घर्षण गुणांक है। इसको गतिक घर्षण गुणांक के नाम से जानते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर देखा था कि हमेशा म्यू एस जो है इसका मान तो बदलता रहता है, इसलिए एफ एस का मान चूंकि बदलता रहता है इसलिए म्यू एस का मान भी बदलता रहता है। एफ एस के अधिकतम मान को लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, सीमांत घर्षण कहते हैं। तो जब एफ एस जो है वो लिमिटिंग वैल्यू यानी कि सीमांत स्थिति में होगा, सीमांत घर्षण की स्थिति में होगा, तो म्यू एस का मान मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, और ये कितना होगा, सीमांत घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात के बराबर होगा। जबकि हम जानते हैं कि गतिक घर्षण जो है ये स्थिर होता है। मैं एक बार फिर से यहाँ छोटा सा ग्राफ बना देता हूँ जो हमने पिछली बार बनाया था। आप देखिएगा पिछले वीडियो के अंदर हमने इस ग्राफ को बनाया था। ये कैपिटल एफ आरोपित बल और ये घर्षण बल था। तो हम इस एफ की बात कर रहे हैं। तो चूंकि आप देखिए कि इस स्थिति में ये एफ का मान बढ़ना बंद हो गया, ये कहलाता है एफ के, और ये कहलाता है एफ एल लिमिटिंग वैल्यू, और यहाँ जो वैल्यू बदल रही है ये क्या चीज़ है, ये एफ एस है। तो चूंकि एफ के नियत होता है इसलिए म्यू के भी क्या होगा, नियत होगा। म्यू एस का मान बदलेगा, कहाँ तक बदलेगा, यहाँ तक बदलेगा, जबकि म्यू एस मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो नियत होगी। तो यह घर्षण के नियम के आधार पर हमने घर्षण गुणांक को परिभाषित किया। इस वीडियो में इतनी ही बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।